गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे, आज का हमारा टॉपिक है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये हम रदरफोर्ड वाले टॉपिक से, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से आगे पढ़ रहे हैं, उसका अगला टॉपिक है। अब इसमें एक मिनट हम समझते हैं कि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में हम कर क्या रहे थे। तो हमने गोल्ड फॉइल ली थी, फॉइल यानी बिल्कुल पतली सी स्ट्रिप गोल्ड की हमने ली थी, और उस फॉइल पर हमने अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड किया था, है ना। अल्फा पार्टिकल्स आपको याद रखना पड़ेगा कि अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक्चुअली हीलियम का न्यूक्लियस होते हैं, और हीलियम के न्यूक्लियस का मतलब है कि इसमें 2 प्रोटॉन्स होंगे और 2 न्यूट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अब न्यूट्रॉन्स तो चार्ज कैरी करते नहीं है, तो प्रोटॉन्स चार्ज कैरी करते हैं, और वो भी पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। इसीलिए हर एक अल्फा पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज होगा वो होगा +2e का, बिकॉज ऑफ द 2 प्रोटॉन्स, ठीक है। अब ये जब अल्फा पार्टिकल आगे जाता है तो हमने कहा कि यहाँ पर गोल्ड का एटम बैठा हुआ है, और ये हेड ऑन कोलिजन में देखा गया, ठीक है। हेड ऑन कोलिजन का मतलब है डायरेक्ट हिट कर रहा है। ये अल्फा पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है कि ये इस गोल्ड के न्यूक्लियस को, गोल्ड के एटम को डायरेक्टली हिट करेगा, ठीक है। उसको हम बुलाते हैं हेड ऑन कोलिजन, है ना। तो ये देखा कि सबसे पहली बात कि ये अल्फा पार्टिकल अगर आगे जा रहा है तो इसके पास कौन सी एनर्जी होगी। ऑब्वियसली ये मूव कर रहा है तो इसके पास होगी अपनी काइनेटिक एनर्जी, है ना। लेकिन जो अल्फा पार्टिकल बिल्कुल हेड ऑन आगे जाने की कोशिश करता है, कोलिजन बिल्कुल स्ट्रेट न्यूक्लियस के साथ हिट करने की कोशिश करता है, उसमें क्या देखा गया कि वो थोड़ी दूर तक जाता है और यहां पहुंच के आगे जाने की उसकी हिम्मत नहीं होती है। वो इस पॉइंट से आगे नहीं जा पाता और यहीं से अपना रास्ता बदल के रिबाउंड हो जाता है। ये बात आपको समझ में आई। ये अल्फा पार्टिकल निकला था यहां से, ये पूरा आगे यहां कोलिजन करने के लिए जाना चाहता था, लेकिन इस पॉइंट पर पहुंच करके ये इससे आगे नहीं जा सका, ठीक है। और यहां पर इसकी समझ लो पूरी अपनी जो इसकी हिम्मत है वो पस्त हो गई, और ये यहां से रास्ता बदल के 180 डिग्री घूम गया और वापस रिबाउंड चला गया, है ना। अब क्वेश्चन आता है कि यहां से वो पलट क्यों गया। जब वो आगे आ रहा था तो उसके पास तो काइनेटिक एनर्जी थी, और यहां पर भी वो काइनेटिक एनर्जी तो उसके पास रही होगी आगे जाने के लिए, फिर ये आगे क्यों नहीं गया और पीछे क्यों पलट गया। इसका रीजन हमको ढूंढना है। तो एक चीज जो समझ में आती है वो आती है कि इस पॉइंट पर आ करके ये भी पॉजिटिव है न्यूक्लियस और ये भी पॉजिटिव चार्ज था, तो इनके बीच नेचुरली रिपल्शन होगा, ठीक है। और शायद इस पॉइंट पर पहुंच करके न्यूक्लियस का रिपल्शन इतना ज्यादा हो गया कि वो काइनेटिक एनर्जी के आगे डोमिनेट करने लगा, या काइनेटिक एनर्जी उस रिपल्शन के आगे हार गई, और आगे ना जा करके उस रिपल्शन के कारण अल्फा पार्टिकल पीछे रिबाउंड करके चला गया, ठीक है। हम इस पोजीशन, इस दूरी को जितना, जो वो जगह है जहां अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के सबसे नजदीक पहुंचा, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं, अब हम नाम दे देते हैं, मान लो ये O है, ये पॉइंट A है, ठीक है। तो मैं अगर आपसे नाम देकर के पूछूं कि बताइए अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से सबसे नजदीक कौन से पॉइंट पर था। सबसे नजदीक, ये देखो वर्ड्स देखो, क्लोजेस्ट अप्रोच, सबसे नजदीक कौन से पॉइंट पर था। तो आपका नेचुरली जवाब आएगा जब वो पॉइंट A पर था, ठीक है। तो पॉइंट A की न्यूक्लियस के सेंटर से जो दूरी बनती है वो आ जाती है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। पॉइंट A की जहां से वो पलट गया, जिसके आगे वो जा नहीं सका, वहां से
न्यूक्लियस के सेंटर तक जो दूरी आएगी वो आएगी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। यहां तक तो वो उसकी आने की हिम्मत हुई, इसके आगे नहीं जा सका और यहां से पलट गया। ये एक चीज तो समझ आ गई कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ये आर क्या है, ठीक है। अब दूसरी चीज कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है उसका क्या हुआ, तो वो भी हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी जो थी अल्फा पार्टिकल की वो शायद रिपल्सिव एनर्जी के बराबर, रिपल्शन की एनर्जी के बराबर हो गई या शायद उससे थोड़ी कम रह गई और इस कारण से आपका अल्फा पार्टिकल पलट गया, आगे नहीं जा सका। अब आप रिपल्शन की एनर्जी कैसे देंगे, यहां यूनिट 1 हमें हेल्प करता है। दो चार्जेस के बीच की रिपल्सिव एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर आप याद करें हम उसको बुलाते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और हम उसका फॉर्मूला देते थे एक चार्ज दूसरा चार्ज डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और उन दोनों चार्जेस के बीच की दूरी, ये फॉर्मूला हम देते थे रिपल्सिव या पोटेंशियल एनर्जी का, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक दो चार्जेस के बीच की। तो वही चीज यहां पर लगाएंगे, यही फॉर्मूला हमने यहां लगाना है। सो अल्फा पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इसके बराबर हो गई। तो पहले तो ये दो चार्जेस कौन कौन से हैं, पहला चार्ज है आपका अल्फा पार्टिकल यानी कि Q1 आ जाएगा, या देखिए Q1 आ जाएगा +2e, ठीक है। दूसरा चार्ज इस न्यूक्लियस का है, तो अगर हम Z मान के चलें इसका एटॉमिक नंबर, कि ये जो क्या नाम है न्यूक्लियस है इसका एटॉमिक नंबर कितना है Z, तो इसका जो चार्ज आ जाएगा वो आ जाएगा Ze प्लस में ही आएगा, डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच R, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है R, तो ये वाला फॉर्मूला आ गया। और इस फॉर्मूले से R निकालना है आपने, तो वो चला जाएगा सिंपल, इस काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल यहां ले आइए और R को ऊपर ले जाइए, तो इक्वेशन बन जाएगा 2Ze² डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। So this is the meaning of distance of closest approach, ठीक है। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है इम्पैक्ट पैरामीटर। नेक्स्ट टॉपिक आता है इम्पैक्ट पैरामीटर, ठीक है। इसको हम B सिंबल से दिखाते हैं। कौन से सिंबल से दिखाते हैं, सिंबल B से दिखाते हैं, ठीक है। अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, हम कंसिडर कर रहे थे वो अल्फा पार्टिकल जो डायरेक्ट हेड ऑन कोलिजन पर जा रहा है, ठीक है। सो अब हम इसको ना समझते हुए उन बाकी के अल्फा पार्टिकल्स को लेंगे जो डायरेक्ट कोलिजन के लिए नहीं जा रहा है। जो डायरेक्ट जा रहा होता वो इस सेंट्रल लाइन पर चलता है ना, इस लाइन पर अगर चलता है अल्फा पार्टिकल तो वो डायरेक्ट हेड ऑन कोलिजन के लिए जा रहा होता। लेकिन अब हम इस लाइन पर चलने वाले अल्फा पार्टिकल को नहीं कंसिडर करेंगे, हम इसके बाहर वाले अल्फा पार्टिकल्स को कंसिडर करेंगे जो थोड़े दूर पर चल रहे हैं, ठीक है। तो एक अल्फा पार्टिकल लेते हैं यहां पर, अल्फा पार्टिकल नंबर 1, ठीक है। ये अल्फा पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी इसकी वेलोसिटी की लाइन ये है, ठीक है। अब ये जा रहा है यहां आगे, जैसे आगे गया यहां नजदीक पहुंचा तो इसे भी रिपल्शन मिलेगी, है ना। इतनी ज्यादा तो नहीं मिलेगी जो इसको हेड ऑन वाले को मिलती, लेकिन फिर भी यहां पर भी इसको रिपल्शन मिलेगी और ये आगे जाते जाते यहां से रिपल्शन के कारण अपना रास्ता बदलेगा और अलग होके निकल जाएगा, ठीक है। यानी जिस ओरिजिनल लाइन पर जा रहा था, जो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन थी, उस डायरेक्शन पर न जाते हुए ये घूम जाएगा, अपना रास्ता बदल देगा और हम इसको बुलाएंगे एंगल ऑफ स्कैटरिंग। हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटर कर गया, अपना रास्ता बदल गया, ठीक है। मान लो एक और अल्फा पार्टिकल है यहां, अल्फा पार्टिकल नंबर 2। क्या फर्क है 1 और 2 में? 1 फिर भी नजदीक है, 2 थोड़ा और दूर है सेंट्रल लाइन से, ठीक है। तो ये जा रहा है, मान लो इसकी वेलोसिटी भी ये है v2, ये भी इस सीधी लाइन में आगे जाने की कोशिश कर रहा है, आगे जाता है लेकिन यहां पहुंच के इसको फिर से रिपल्शन होती है।
आपको समझ आ रहा होगा कि सेंट्रल लाइन वाले को सबसे ज्यादा रिपल्शन होगी, इसको थोड़ी कम होगी और इसको इन सबसे कम रिपल्शन होगी, इसीलिए ये जाएगा आगे, यहां तक पहुंच करके ये थोड़ा सा अपना रास्ता बदलेगा, ज्यादा नहीं बदलेगा, थोड़ा सा बदलेगा। दिख रहा है आपको? देखने में ही समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे आप अल्फा पार्टिकल को न्यूक्लियस से दूर यानी कि सेंट्रल लाइन से दूर करोगे, वैसे वैसे एंगल ऑफ स्कैटरिंग कम होता जाएगा। ठीक है, ये एक बात होगी। अब इस सब में इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है? डेफिनेशन बोलता है वेलोसिटी की लाइन और सेंट्रल लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी इस सेंट्रल लाइन से कितना दूर है ये अल्फा पार्टिकल, वो है इम्पैक्ट पैरामीटर। तो पहले वाले का इम्पैक्ट पैरामीटर ये आया B1, दूसरे वाले की वेलोसिटी यानी जाने वाली लाइन ये, सेंट्रल लाइन ये, इन दोनों के बीच की कम से कम दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आ जाएगा आपका B2। ठीक है, सो इम्पैक्ट पैरामीटर का डेफिनेशन बोलता है कि जो वेलोसिटी वाली लाइन है वो सेंट्रल लाइन से कितनी दूरी पर है परपेंडिकुलरली। परपेंडिकुलरली इसलिए बोल रहे हैं कि टेढ़ी मेढ़ी दूरी नहीं लेनी है ना, सीधी दूरी लेनी है, परपेंडिकुलर लेनी है। तो वो परपेंडिकुलरली दूरी कितनी बनती है, दैट इज कॉल्ड द इम्पैक्ट पैरामीटर। आपको दिख रहा है कि 2 का इम्पैक्ट पैरामीटर 1 के इम्पैक्ट पैरामीटर से ज्यादा है, क्योंकि वो दूर है। जितना दूर होगा उतना ज्यादा इम्पैक्ट पैरामीटर होगा, और इम्पैक्ट पैरामीटर दूर है, ज्यादा है, यानी कि ये दूर है और ये न्यूक्लियस के नजदीक है। ठीक है ना? और जो दूर होगा उसके ऊपर फोर्स उतनी कम लगेगी, उसको अपना रास्ता उतना कम छोड़ना पड़ेगा। सो एंगल ऑफ स्कैटरिंग 2 की एंगल ऑफ स्कैटरिंग 1 से कम होगी। ठीक है, यानी इम्पैक्ट पैरामीटर और एंगल ऑफ स्कैटरिंग आपस में कौन सी प्रोपोर्शनैलिटी बना रहे हैं, आपको देखने में समझ आ रहा है? ये बना रहे हैं, अगर समझ आ गया तो बहुत बढ़िया, ये बना रहे हैं इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, सो इम्पैक्ट पैरामीटर ज्यादा तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग कम, इम्पैक्ट पैरामीटर कम, कम इम्पैक्ट पैरामीटर यानी नजदीक है, नजदीक है तो फोर्स ज्यादा लगेगी, और फोर्स ज्यादा लगेगी तो वो ज्यादा एंगल से घूम जाएगा, अपना रास्ता बदलेगा। सो इसीलिए इनके बीच की इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी बनती है। ठीक है, ये हो गया आपका इम्पैक्ट पैरामीटर।